This is Neha Iqbal, your social science educator. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कैसे जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, कैसे लोगों ने, लिबरल लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, कैसे उन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया। अब क्या था वहां पर कि लोगों को तो चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड बाय द किंग ऑफ प्रशिया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। नाउ चिल्ड्रन, किंग को ये लगा कि ये सारे लोग अपनी आवाज उठाने आ गए और मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन लाके रख दिया, तो उनको एक स्टेप लेना पड़ा। उन्होंने बाकी मोनार्क से हाथ मिला लिया और वहां कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की बात कही गई। अभी उन्होंने कहा कि ये तो मानने वालों में से नहीं है, इसको हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा, और उन्होंने ट्रूप्स को बुलाया और उस नेशनल असेंबली को वहीं पर डिसबैंड करा दिया। अब हम बात करेंगे विमेन्स पार्टिसिपेशन की। चिल्ड्रन, कि विमेन कहाँ थी? इन 9th क्लास ऑल्सो वी स्टडीड कि विमेन ने बहुत स्ट्रगल किया है एंड फाइनली इन 1946 दे गॉट राइट टू वोट। लेकिन अभी हम यहाँ बात करें तो हम देख रहे हैं कि विमेन हमारे सारे डेमोन्स्ट्रेशन में पहुंचती थी, सारे प्रोटेस्ट में पहुंचती थी। उन्होंने इक्वली फाइट की, जैसे मेन लड़ते थे वैसे ही हमारी विमेन भी लड़ी। उन्होंने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, उन्होंने भी न्यूज़पेपर निकाला अपना, जस्ट टू रेज देयर वॉइस, वो अपनी आवाज उठा सके। यहाँ तक कि उन्होंने न्यूज़पेपर भी फाउंड किया और उस न्यूज़पेपर के थ्रू और जो विमेन थी उनको अवेयर किया कि हमारे को ये राइट्स मिलने चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी या जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे वो वहां जरूर पहुंचती थी। इन फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर भी स्टडीड कि वो तो हमारी स्टेट मीटिंग में भी गई थी, लेकिन उनको बिल्कुल साइड से खड़ा कर दिया गया था। इवन देन they were standing there, they were demanding for the rights. तो चिल्ड्रन, क्या पता चलता है हमको क्या पता चलता है कि विमेन ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया है हर चीज में as men did. स्टिल इतना लड़ने के बावजूद भी उनको कोई भी सफरेज राइट्स नहीं मिले, वोटिंग राइट्स नहीं मिले जब इलेक्शंस हुए। तो ये तो थी हमारी विमेन पार्टिसिपेशन की बात कि विमेन का क्या रोल था और वो कितना स्ट्रगल कर रही थी अपने राइट्स को पाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट देयर राइट्स। नाउ चिल्ड्रन, इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्ट। हमने देखा कि लोग पार्लियामेंट में पहुंचे थे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के सामने कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया था। अभी जो वो रिवोल्ट कर रहे थे कि जल्दी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट कर दिए, तो उस रिवोल्ट का क्या इफेक्ट था, क्या असर पड़ा? तो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे और जो अदर मोनार्क्स थे वो कंजर्वेटिव्स थे। अब उन्होंने सोचा कि हमको इन सारे लिबरल, जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट हैं, इनको हमें सप्रेस करना ही पड़ेगा, इनको हमें यहाँ रोकना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इनको सप्रेस करना ये नहीं है कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए और इनको यहाँ से भगा दिया जाए, नो, इनको शांत करना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे। इनकी हमें कुछ मांग को, कुछ राइट्स को देने ही पड़ेंगे, तभी ये थोड़ा सा शांत बैठेंगे। जितने भी आपके मोनार्क्स थे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, उन सबका कहना यही था कि हमें इन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो कंसेशंस देने पड़ेंगे। किसको? टू दी लिबरल्स। नाउ चिल्ड्रन, क्या हुआ आखिरी में, क्या कंक्लूजन निकल के आया? फाइनली राजा ने, आपके जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, उन सब ने ये परमिशन दे दी कि आपका वहां से सर्वडम हटा दिया गया। चिल्ड्रन, अगेन, व्हाट इज सर्वडम? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टर्म। सर्वडम मीन्स बॉन्डेज लेबर। एक हिंदी में बोला जाए तो बंधुआ मजदूरी, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती थी, बांध दिया जाता था कि आपको इतने साल हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा।
तो चलिए सारे हैब्सबर्ग एम्पायर में से, रशिया पे से, जो एक खुद में बहुत बड़ा एम्पायर था, वहां सब जगह से सर्फडम को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो लिबरल्स को भी लगा चलो इन्होंने ये तो किया, तो और ये किया क्यों गया था, उनको शांत करने के लिए, नहीं तो वो और रेवोल्यूशंस की तरफ जाते। और ऑलरेडी सब डरे हुए थे कि ये हवा कहां से आई है रेवोल्यूशन की, फ्रांस से आई है, कहीं ये और फैलती गई तो ये अलग ही एक अपना फॉर्म ले लेगी, कोई और रेवोल्यूशन के लिए भी खड़ा हो जाएगा, कोई और रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड, उन्होंने क्या स्टेप लिया इन सबको कंसेशन देने के लिए, इन सबको शांत रखने के लिए, आपके जितने भी हैब्सबर्ग रूलर्स थे उन सब ने हंगेरियंस को ऑटोनोमी दे दी, आजादी दे दी। हैब्सबर्ग एम्पायर से आपका हंगेरियंस को आजादी मिल गई थी। तो चलिए ये तो कुछ अच्छा ही हो रहा था लिबरल्स के लिए। तो ये सब क्यों किया गया था, इन ऑर्डर टू सप्रेस द फर्दर रिवॉल्यूशंस व्हिच revolutionaries were going to conduct. So children, now let's move on to the next topic, that is the unification of Germany. अब हम ये पढ़ेंगे कि जर्मनी जो पैच वर्क में था, जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे अलग अलग, वो एक यूनिफाइड नेशन कैसे हुआ, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी. सो चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, जर्मनी जो अलग अलग पैच वर्क में डिवाइड था, जर्मन स्पीकिंग पीपल डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे, वो कैसे यूनिफाई हुए. चिल्ड्रन, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है हमको पता है बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही थी, और इन्हीं फीलिंग्स की वजह से जर्मनी ने एक बार कोशिश भी की थी इन 1848. जो हमने केस ऑफ जर्मनी पढ़ा है, वो जो रिवॉल्ट हुआ था, वो रिवॉल्ट इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, दैट रिवॉल्ट डिड नॉट गेट सक्सेस बिकॉज इट वाज रिप्रेस्ड बाय मोनार्की, मिलिट्री एंड जंकर्स. इन सबने मिलके उनको रिप्रेस किया, उनको दबाने की कोशिश करी, और फाइनली वो जो डिफरेंट रीजन्स थे जर्मन के, उनको यूनिफाई नहीं कर पाए थे. नाउ हु वर जंकर्स, जंकर्स कौन है, 1 मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड पर्पस. हु वर जंकर्स, जंकर्स वर द लार्ज लैंड ओनर्स, दैट्स इट. बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स होते थे, लैंड लॉर्ड्स होते थे, उनको जंकर्स कहा जाता था. इन तीनों ने ही मिलकर हमारे जो जर्मन के लोग थे, जो जर्मन को यूनाइट करना चाह रहे थे, उनको रिप्रेस कर दिया. नाउ चिल्ड्रन, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ. अब आप देखें, हमारे जो किंग थे, किंग ऑफ प्रशिया, कौन थे, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ही वॉज फेडरिक विलियम फोर्थ. अभी आपको किंग ऑफ प्रशिया फेडरिक विलियम फोर्थ सुनने को नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे द किंग ऑफ प्रशिया विलियम वन. अभी तो थोड़ी देर पहले तो फेडरिक विलियम फोर्थ थे, अब ये विलियम वन कैसे आ गए. सो चिल्ड्रन, एक्चुअली ही वॉज नॉट डूइंग वेल, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, या वो बीमार रहते थे. उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कजिन ब्रदर को दे दी थी कि अब तुमको क्या करना है, जर्मनी को यूनिफाई करना है. तो यहाँ पर ऐसे हमारे किंग ऑफ प्रशिया विलियम वन है, जबकि हमने पढ़ा था कि किंग ऑफ प्रशिया फेडरिक विलियम फोर्थ थे. तो चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. नाउ चिल्ड्रन, अब किंग तो काम करेंगे नहीं सारे, किंग तो ये काम खुद करने वाले नहीं थे कि वो जर्मनी को जाके यूनिफाई करते. ये काम उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को दिया. ही वॉज ओटो वन बिस्मार्क, द सीएम ऑफ जर्मनी. राजा ने कहा कि जाओ ओटो वन बिस्मार्क, जाके आप जर्मनी को यूनिफाई करें. अब ओटो वन बिस्मार्क ने कहा ठीक है मैं करता हूँ. चिल्ड्रन, यहाँ पर राजा क्यों कोई काम नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल पीएम है, पीएम ऑर्डर्स किसको देंगे, पीएम ऑर्डर्स सीएम को देंगे कि आपको ये काम करना है अपने स्टेट के लिए.
इन द सेम वे यहाँ राजा ने ये काम दिया था ओटो वन बिस्मार्क जो जर्मनी के सीएम थे। इनको आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी बोला जाता है। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि इन्होंने ही जर्मनी को बनाया है, इन्होंने ही जर्मनी को यूनिफाई किया है। दैट इज व्हाई ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ आर्किटेक्ट। One mark question again. Otto von Bismarck was also known as architect of the process of unification of Germany. Now children, अभी इन्होंने क्या किया, ओटो वन बिस्मार्क ने 7 years तक 3 वॉर किए, इनको 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। अब 3 जो वॉर्स किए थे वो किसके साथ किए थे? Those 3 wars were held with DEF, D Denmark, A Austria, F France. This is another mnemonic to learn the three states with who the Prussia fought. Now children, यहाँ इन्होंने डेफ से लड़ाई लड़ी, वॉर्स किए, 7 years तक किए, और कितने वॉर्स किए? 3 वॉर्स किए। 3 वॉर्स, तब जाके हमारे ओटो वन बिस्मार्क सीएम ऑफ जर्मनी को सक्सेस मिला जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। सो चिल्ड्रन, जैसे ही ये जीते, अल्टीमेटली हु वन? प्रशिया वन दी वॉर, और किसके सपोर्ट से? विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। नाउ चिल्ड्रन, ब्यूरोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता था। सो विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी he fought 3 wars for 7 years and finally got victory at the end. अब क्या था? अब विक्ट्री तो मिल गई, अब होना था प्रोक्लेमेशन सेरेमनी। इस सेरेमनी में आपके जो किंग ऑफ प्रशिया थे विलेम वन, उन्होंने अपना क्राउन ओटो वन बिस्मार्क को पहनाया और इनको डिक्लेयर कर दिया जर्मन एम्परर। अब ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? दिस सेरेमनी वाज हेल्ड इन द हॉल्स ऑफ मिरर्स इन वर्सेलिस। यहाँ पर हुई थी हमारी ये प्रोक्लेमेशन सेरेमनी। अब ओटो वन बिस्मार्क को तो क्राउन मिल गया, वो वहां के एम्परर बन गए। तो अब इन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया था वो ये किया था कि वहां पर बहुत डेवलपमेंट लेकर आए। इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी। फॉलोइंग डेवलपमेंट्स टुक प्लेस। पहला इन्होंने क्या किया? करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया। दूसरा, इन्होंने वहां पर लीगल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। एंड थर्ड, जुडिशियल सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। लीगल सिस्टम मीन्स लॉज बनने लगे, जुडिशियल सिस्टम मीन्स वहां जज करने वाले लोग थे, जो लॉज बनाए जा रहे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं। तो ये यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट किए थे। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस व्हेन ओटो वन बिस्मार्क वाज crowned as German emperor? Those changes were: first, currency was modernized, banking system was developed, legal system was developed, judicial system was developed. So children, this is all about कि हमारा जो जर्मनी है वो कैसे यूनिफाई हुआ। किंग ऑफ प्रशिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओटो वन बिस्मार्क को दी, जो वहां के सीएम थे। उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से 7 years तक 3 वॉर्स लड़े। किससे लड़े? डेफ से लड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। फाइनली प्रशिया को विक्ट्री मिल गई। तो हमारे जो विलेम वन थे उन्होंने ओटो वन बिस्मार्क को जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया। और ये सेरेमनी, प्रोक्लेमेशन सेरेमनी, आपकी हॉल्स ऑफ मिरर्स इन वर्सेलिस में हुई थी। एंड फाइनली ओटो वन बिस्मार्क बहुत सारे डेवलपमेंट लेकर आए थे जर्मनी में, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक,
द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चिल्ड्रन, जर्मनी के साथ अलग केस था, लेकिन जो प्रोसीजर जर्मनी का था यूनिफिकेशन का, वही सेम प्रोसीजर आपका इटली के साथ था। डिफरेंस इतना है कि जो इटली था वो 7 पॉलिटिकल पार्ट्स में डिवाइड था। फॉर एग्जाम्पल, सर्देनिया, पाइडमोन, नॉर्दर्न रीजन, सेंटर एंड सदर्न रीजन। नाउ चिल्ड्रन, सर्देनिया पाइडमोन में जो राजा थे, सिर्फ एक ऐसी ही 7 में से यही एक जगह थी जहां पर आपका इटालियन स्पीकिंग प्रिंस रहते थे। बाकी नॉर्दर्न रीजन में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग थे, सेंटर में आपके पॉप थे, सदर्न रीजन में आपके बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे। अभी स्पेन में भी बर्बन डायनेस्टी थी, जैसे फ्रांस में थी वैसे स्पेन में भी बर्बन डायनेस्टी थी। सो चिल्ड्रन, हम इटली की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक अकेली सिंगल यही प्लेस है जहां पर हमारे इटालियन स्पीकिंग प्रिंस रहते थे। अब क्या था, यहाँ पर गुजिप्पे मजीनी का रोल वापस आता है। गुजिप्पे मजीनी भी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। वी स्टडीड in our previous video who was Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary. इन्होंने भी इटली को 2 बार यूनिफाई करने की कोशिश की थी, in 1831 and 1848, but he failed, क्योंकि इनको जेल भेज दिया गया था रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए। और जब ये फेल हो गए, जब इनको सक्सेस नहीं मिली इटली को यूनिफाई करने में, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन फेल ऑन विक्टर इमानुएल II। फिर जो यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी थी इटली की, वो किसके कंधों पर आ गई? विक्टर इमानुएल II, जो वहां के किंग थे, राइट। अब यहाँ से आपका प्रोसीजर सेम वैसा ही है जैसा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में था। हाउ? यहाँ पर विक्टर इमानुएल किंग है, तो जर्मनी में हमारे किंग कौन थे? विलेम I थे। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी थी? ओटो वन बिस्मार्क को दे दी थी। वो क्या थे? वहां के सीएम थे। इन द सेम सेंस यहाँ पर भी विक्टर इमानुएल ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिफिकेशन की केवोर को दे दी थी। एंड हु वाज केवोर? केवोर वाज सीएम ऑफ इटली। ये भी इटली के सीएम थे। अब क्योंकि राजा खुद कभी कोई काम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो राजा किस लिए है? वो करवाते थे, तो उन्होंने ये काम किसको दे दिया था? सीएम ऑफ इटली को दे दिया था कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप यूनिफाई करेंगे इटली को। अभी हमारे जो केवोर थे वो तैयार हो गए और जगह जगह जाने लगे वॉर करने। एंड ही वेंट टू सर्दिनिया पाइडमोन, जहां पर उनको सक्सेस भी मिली और उन्होंने जितने भी ऑस्ट्रियन फोर्सेस थे उनको हरा दिया इन 1859। नाउ अभी यहाँ के बाद वो, अच्छा इन्होंने हराया कैसे था ऑस्ट्रियन फोर्सेस को? इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को अपनी चालाकी से हराया था। इन्होंने टैक्टिक्स यूज की थी और इसी डिप्लोमेसी और टैक्टिक्स के साथ इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था। नाउ अब वो कहाँ पहुंचे? स्पेन में पहुंचे। अब उनकी बारी थी, वो स्पेन पहुंचे। पहले वो सर्दिनिया पाइडमोन गए, उसके बाद वो स्पेन में गए। स्पेन में कौन सी डायनेस्टी थी? इन स्पेन देयर वाज बर्बन डायनेस्टी। लेकिन स्पेन जाने के लिए इनके पास जो खुद की आर्मी थी वो इतनी कम थी कि इनको ये पता था कि वहां मेरा हारना तय है, राइट। अब इनको चाहिए थी आर्मी, नंबर ऑफ पीपल चाहिए थे इनको आर्मी में, जो इनके पास थी नहीं। सो ही वेंट टू गुज़िप गारिबल्डी फॉर द हेल्प। ये गुज़िप गारिबल्डी के पास पहुंचे कि मुझे आपकी आर्मी चाहिए, क्योंकि इनके पास जो आर्मी थी वो 7
जाता था. The army which Giuseppe Garibaldi had was known as Red Shirt, and he had 70,000 people. तो क्या था, अब ये हो गए थे और स्ट्रॉन्ग. कैवोर को लगा कि अब मैं स्पेन में जाके लड़ाई जीत के ही आऊंगा, और वही हुआ विद द हेल्प ऑफ गुज़िप गारिबाल्डी. उन्होंने स्पेन के वॉर को जीता और स्पेन अपने अंडर में कर लिया. ही गॉट सक्सेस इन स्पेन. नाउ चिल्ड्रन, अभी कैवोर को कौन लीड कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था? ही वॉज गुज़िप गारिबाल्डी. और यहाँ तक कि ना केवल गुज़िप गारिबाल्डी बल्कि आपके वहाँ जो लोकल पीपल थे सिसिलिस के, उन्होंने भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया और आपके कैवोर को सपोर्ट किया. फाइनली जब इतना सारा सपोर्ट मिला, इतनी सारी आर्मी मिली, उनको फाइनली इन 1861 में विक्ट्री भी मिल गई, राइट. और विक्टर इमानुएल II ने उनको क्या प्रोक्लेम्ड कर दिया? एज अ किंग ऑफ इटली. देखो चिल्ड्रन, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पढ़ा. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग ने चीफ मिनिस्टर को दी थी. यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर को दी गई. इन्होंने भी यहाँ वॉर लड़ा, वहां पर आपके ओटो वन बिस्मार्क ने भी वॉर्स किए थे. बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर इन्होंने गुज़िप गारिबाल्डी की हेल्प ली थी क्योंकि इनको आर्मी की जरूरत थी. इनको ऐसा लग रहा था कि इनके पास जो आर्मी है वो बहुत लेस है और ये स्पेन में नहीं जीत पाएंगे. तो इन्होंने गुज़िप गारिबाल्डी की हेल्प ली और लड़ने गए, वॉर किया, रेवोल्यूशन किया. रेवोल्यूशन में आपके जितने भी लोकल पीपल थे सिसिलीज के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. एंड फाइनली इन 1867 विक्टर इमानुएल प्रोक्लेम्ड Cavour the king of Italy. Now let's talk about the strange case of Britain. Children, पहले तो हम ये समझ ले why is it strange case? क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपके ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का, ये आपका जर्मनी और इटली से डिफरेंट है. वहां पर आपके किंग थे और किंग ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज चीफ मिनिस्टर को दी थी. यहाँ पर कोई भी किंग नहीं है. यहाँ पर इनका खुद का अपना अलग से इंग्लिश पार्लियामेंट चलता है. नाउ व्हाट इज इंग्लिश पार्लियामेंट? इंग्लिश पार्लियामेंट मीन्स अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ क्या स्ट्रेंज था? सबसे ज्यादा स्ट्रेंज तो यहाँ ये था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि यहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे. अभी जब डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस कि ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन हुआ था वो कोई एक सडन रेवोल्यूशन नहीं था, वो एक आपका लॉन्ग प्रोसेस था. इस फॉर्मेशन के लिए ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ा. Why? What was the reason? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे. पहले 18th सेंचुरी में आपका कोई भी ऐसा ब्रिटेन नहीं था. यहाँ पर डिफरेंट पीपल रहते थे जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती थी, नेशनल ड्रेस भी अलग थी, कल्चर भी अलग था, आइडेंटिटी भी अलग थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अलग था. नाउ चिल्ड्रन, वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स कौन थे? सो हियर गोज द अनदर निमोनिक, दैट इज वाइज. And previously we studied the mnemonic DEF, which stands for Denmark, Austria, France. Do not forget it. Now WISE. WISE stands for different ethnic groups. Now W, Welsh, I, Irish,
S Scottish, E stands for England. See, हमने कितने जल्दी mnemonic के थ्रू सारे एथनिक ग्रुप्स के नेम याद कर लिए. You just have to remember one word, that is wise. Right? Now, डिफरेंट चीजें होने के बावजूद तो इतना आसान तो नहीं था कि ब्रिटेन को जल्दी से एक फॉर्मेशन दे दी जाए, उसको यूनिफाई कर दिया जाए. उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर चला था. उसमें से एक प्रोसीजर में से आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ब्रिटेन में कोई राजा नहीं था. इन्होंने अपने आप को मोनार्क सिस्टम से अलग कर दिया था in 1688. 16th सेंचुरी में ही इन्होंने मोनार्क सिस्टम से अपने आप को अलग कर दिया था. इट मीन्स यहाँ पर कोई भी किंग नहीं है इस डेट से. यहाँ पर अगर कुछ चलता था so that was your English Parliament. तो यहाँ पर एक ये नया वेपन निकल कर आया for the formation of Britain. Now next, अब ब्रिटेन ने एक्ट ऑफ यूनियन बनाया इन 1707. एक्ट ऑफ यूनियन बाय द नेम इट इज क्लियर, एक ऐसा एक्ट जो आपको यूनियन के फॉर्म में रखता है, आपको एक करके रखता है. अब ये एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? ये एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था. अब कैसे, क्या था ये एक्ट ऑफ यूनियन? एक्चुअली ब्रिटेन जो है ना, सबसे पहले कहाँ पहुंचा यूनिफिकेशन के लिए? क्योंकि यहाँ तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, इतना आसान तो था नहीं ब्रिटेन को यहाँ फॉर्म करना. तो ब्रिटेन सबसे पहले पहुंचा स्कॉटलैंड, स्कॉटिश पीपल के पास पहुंचा. यहाँ पर वो स्कॉटलैंड पहुंचे और उन्होंने यूनिफिकेशन की बात की. उन्होंने उनको एक्ट ऑफ यूनियन ऑफर किया और ये बोला कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम आपको इंग्लिश पार्लियामेंट में अलग से जगह देंगे. यू विल बी गिवन अ प्लेस इन द इंग्लिश पार्लियामेंट. तो स्कॉटिश लोग अग्री हो गए. उन्होंने कहा अच्छा, हमको इंग्लिश पार्लियामेंट में प्लेस मिल जाएगी, ठीक है, हम आपका एक्ट ऑफ यूनियन एक्सेप्ट करते हैं और हम एक हो जाते हैं. और यहाँ पर इनका एक्ट ऑफ यूनियन शुरू हो गया था. बट चिल्ड्रन, हियर कम्स द ट्विस्ट कि यहाँ पर स्कॉटिश लोगों को कोई भी इंग्लिश पार्लियामेंट में जगह नहीं मिली थी. रादर उनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज गैलिक लैंग्वेज, उनको वो भी नहीं बोलने दिया गया था. तो ऐसे ब्रिटेन ने स्कॉटिश पीपल को ऑफर दिया और अपने साथ करने की कोशिश की. लेकिन स्कॉटिश पीपल जो थे उन्होंने अग्री तो कर दिया, उनके साथ मिल गए थ्रू एक्ट ऑफ यूनियन. और ब्रिटेन जो है अब वो क्या बन गया था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. लेकिन जैसे ही वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, यहाँ पर स्कॉटिश जो लोग थे उनको सप्रेस किया गया, उनकी लैंग्वेज को सप्रेस किया गया, उनको साइडलाइन कर दिया, उनकी कोई सुनता ही नहीं था, उनको बिल्कुल अलग कर दिया. इवन उनको उनकी ही नेशनल ड्रेस पहनने की परमिशन नहीं थी. They were not allowed to wear their national dress. उनको अपनी खुद की गैलिक लैंग्वेज बोलने की परमिशन नहीं थी, उनको सप्रेस किया गया. अब क्या करते हैं स्कॉटिश पीपल? उन्होंने तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर दिया और वो ब्रिटेन के साथ मिल गए. अब मजबूरी थी कि उनको ब्रिटेन के साथ मिलकर रहना था. चिल्ड्रन, ऐसा ही एक केस आपका आयरलैंड में था, आयरिश पीपल के साथ था. वहां क्या था? अब ब्रिटेन पहुंचा आयरिश पीपल के पास. वहां के जो लोग थे they were divided into two parts. One was Catholics
another was Protestants. Now children, who were Catholics? Catholics were those people who were in majority, and Protestants were those people who were in minority. Majority means उनको बहुत सारे rights थे. Minority means उनको यहाँ पर राइट्स कम दिए जाते थे. ये मेजर क्लास थी, ये माइनॉरिटी क्लास थी. जो मेजर क्लास थी दैट वाज नोन एज कैथोलिक्स, जो माइनर क्लास थी दैट वाज नोन एज प्रोटेस्टेंट्स. सो चिल्ड्रन, अब क्या था, इंग्लिश पार्लियामेंट ने बहुत चालाकी से एक स्ट्रेटजी बनाई और उन्होंने माइनॉरिटी लोगों को जाके बोला कि आप लोग हमसे हाथ मिला लो, हम आपको मेजॉरिटी पीपल से भी ज्यादा राइट्स देंगे. अब उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई किस चीज की, सपोर्टिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी ओवर मेजॉरिटी. अब क्या था, कमजोर लोगों का आप हाथ पकड़ोगे तो कमजोर लोगों को अच्छा लगेगा ना. तो उनको भी ऐसा लग रहा था, वाह ब्रिटेन हमारा साथ दे रहा है, हमारे साथ मिलना चाह रहा है, तो क्यों ना हम मिल जाए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो मिलेंगे नहीं. तो यहाँ उन लोगों ने इन दोनों के बीच में थोड़े से गैप्स बना दिए और बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाए, और ऐसा ही हुआ. लेकिन एक वोल्फस्टोन थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई कैथोलिक्स के फेवर में, लेकिन उनको भी बोलने नहीं दिया गया. इवन ही गॉट फेल्ड, उनकी किसी ने नहीं सुनी. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन 1801, Ireland was forcibly became the part of United Kingdom. जबरदस्ती का था. तो देखिए, स्कॉटलैंड में जाके ब्रिटेन ने स्कॉटिश पीपल को चीट कर दिया. यहाँ आपके आयरिश पीपल को आके भी यहाँ पर उन्होंने फूट डाल दी. तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स को अपने अंडर में लिया, एंड फाइनली ग्रेट ब्रिटेन बिकेम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. नाउ चिल्ड्रन, अब क्या था, ब्रिटेन तो फॉर्म हो चुका था. अभी बात थी कि जब ब्रिटेन फॉर्म हो गया तो उसके क्या आउटकम्स निकल के आए, क्या रिजल्ट्स निकल कर आए. क्या किया ब्रिटेन ने, जैसे ही वो एक यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गए, उन्होंने क्या किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. नाउ चिल्ड्रन, अब ये सब तो हो गया, उसके बाद क्या आउटकम्स निकल के आए. जब ब्रिटेन फॉर्म हो गया था, what were the results, or we can say that what were the symbols of the new Britain. So children, first English people जो थे, अब वो हो गए थे dominating. English people were dominating the Britain. Second, Britain flag was made Union Jack. Third, national anthem was made God Save Our Noble King. ये वहाँ का national anthem बना दिया गया. Only English language exist. सिर्फ वहाँ पर English language रहती थी. तो चिल्ड्रन, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि विमेन का पार्टिसिपेशन क्या था, हमने देखा कि जो रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या इफेक्ट निकल के आए. देन हमने देखा कि जर्मनी आपका कैसे यूनिफाई हुआ, इटली आपका कैसे यूनिफाई हुआ, और जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है वो कैसे ग्रेट ब्रिटेन बन गया. क्योंकि ब्रिटेन में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे जिनको अपने साथ ब्रिटेन को लाना था, और ब्रिटेन ने ऐसा ही किया. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. एंड चिल्ड्रन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, subscribe my channel, and please share
it with the students of 9th and 10th so that these videos can help them for their board exams. Children, best of luck. We'll meet soon. Have a nice day. Bye-bye.